नमस्कार, डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आजकल के नौजवान और खासकर बच्चे इस प्रतियोगी दौर में, इस आपाधापी की दुनिया में, इस होड़ भरी संसार में न केवल खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं बल्कि कई बार अवसाद के शिकार यानी डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। पढ़ाई का प्रेशर के लीजिए, माता पिता की अपेक्षाएं के लीजिए, दुनिया में कामयाब होने का डर के लीजिए या असफल होने का भय के लीजिए, जाने अनजाने में गाहे बगाहे बच्चे युवा डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं और अपनी मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक बिगाड़ लेते हैं। आप जितने अच्छे पढ़ाई में हैं, खेलकूद में हैं, उतना ही स्ट्रांग आपको मानसिक तौर पर भी यानी मेंटल हेल्थ के लेवल पर भी होना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। कई बच्चे अपनी असफलताएं नहीं संभाल पाते हैं, असफलताओं को सह नहीं पाते हैं, तो दूसरी तरफ कई युवा ऐसे हैं जो सफलताओं के चलते दिमाग खराब कर बैठते हैं। सफलता को पचा पाना भी अपने आप में एक कला है। ये तमाम प्रश्न हैं जो आजकल के युवाओं के मन में घूम रहे हैं, तमाम चुनौतियां हैं जिनसे युवा पीढ़ी जूझ रही है, तमाम परेशानियां हैं जिससे हम जाने अनजाने में घिरे हुए हैं और हमारे आसपास हमारे हाथ में ही सब चीज़ों का हल होने के बावजूद भी हमें हल नहीं मिल रहा है और हमारी हालत उस मृग की तरह है जो कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, बजाय इसके कि वो कस्तूरी उसकी नाभि में छिपी हुई होती है। तो इन तमाम मानसिक सवालों को लेकर मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं एक साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक प्रार्थना शर्मा। आप आत्म प्रकाश फाउंडेशन की संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं, आत्म प्रकाश हेल्थ फाउंडेशन, मेंटल हेल्थ फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये मध्य प्रदेश के लगभग 350 स्कूलों को मदद पहुंचा रहा है, वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को टिप्स दे रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थ कर रहा है, उन्हें मजबूत बना रहा है। प्रार्थना खुद सोफिया कॉलेज मुंबई की ग्रेजुएट हैं, बाद में MSc साइकोलॉजी करने के लिए वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर गई और वहाँ से उन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई कर लोगों की सहायता करने की ठानी है। उनका फाउंडेशन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने का काम कर रहा है। प्रार्थना, आपका स्वागत है। नमस्ते, शुक्रिया। आज की एक खबर ने मुझे चौंका दिया। प्रार्थना, मैं पढ़ रहा था कि एक मेडिकल कॉलेज, इंदौर की मेडिकल कॉलेज की एक एनेस्थेसिया की स्टूडेंट जो PG कर रही थी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी, उसका MBBS कंप्लीट हो गया था और वो एनेस्थेसिया में PG कर रही थी। वो इस कदर डिप्रेशन में आ गई कि उसने अपनी ड्रिप लगा ली एनेस्थेसिया की दवाई की और एनेस्थेसिया का चैप्टर खुला हुआ पड़ा हुआ, एक 4 लाइन की चिट्ठी उसने लिखी कि मेरे घर वालों को परेशान ना किया जाए, उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए, मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और वो चली गई। एक डॉक्टर जिसका अपना कैरियर था, जिसको PG में एक क्लास मिल चुकी थी, PG में एक पोजीशन मिल चुकी थी, एक सब्जेक्ट मिल चुका था, वो इस तरह से डिप्रेशन में अपनी जान दे देगी। बहुत हृदय विदारक है ये। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही होगी उसके पास? मैं आपकी बात से पूरे तरीके से सहमत हूँ कि मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इंसान खुद अपने विचार, अपनी भावनाएं और जो परेशानी जिससे जूझ रहा है उसको अलग नहीं कर पाता। तो उसके लिए भी उसको जो दिक्कतें मानसिक तौर पे हो रही है वो खुद नहीं पहचान पा रहा है कि मैं मदद ले लूँ। एक डॉक्टर होके कई बार कुछ एक्टर्स, कई बार कुछ बहुत ही नामी लोग भी मदद नहीं मांग पाते क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि मैं कैसे मदद मांग लूँ जो खुद मदद कर रहा है। तो एक आम इंसान के बारे में सोचिए जिसको, या एक बच्चे के बारे में सोचिए जिसको डिफ्रेंशिएट करना आता ही नहीं है। तो बचपन से ही ये सिखाना कि क्या परेशानियां, जैसे हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं या ओबेसिटी के, मोटापे के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और मानसिक परेशानियों के बारे में बात करें, ताकि जब इंसान ये देख पाएगा कि मैं और मेरी डायबिटीज़ अलग है, वैसे ही मैं और मेरे सुसाइड के विचार, मेरे जो मानसिक विकार हैं वो अलग है, तब तो मैं उसके बारे में कुछ कर पाऊंगा। बहुत दुख की खबर है कि हमारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि हम कुछ एक एक्शन ले सके। फिर वो इंसान किसी भी पोजीशन पे हो, आप हो, मैं हूँ, कोई और डॉक्टर हो या कोई और छोटा बच्चा हो, परेशानी है। क्या उसको अपने करियर को लेके कोई भय रहा होगा? क्योंकि आप भी उससे मिली नहीं है, मैं भी नहीं मिली, लेकिन आप क्या अंदाज लगा, क्या उसको अपने करियर के लिए कुछ भय रहा होगा?
उसे लग पा रहा हो कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, बहुत मुझे कठिन जा रहा है, या उसको उसकी मनपसंद ब्रांच ना मिली हो, वो सर्जरी में जाना चाहती हो, गायनिक में जाना चाहती हो, पीडिया बनना चाहती हो, मेडिसिन में जाना चाहती हो, या प्रेम की असफलता रही हो, या परिवार में कोई परेशानी रही हो, क्या रहा होगा कि इस कदम तक वो चला गया? ऐसा होता है कि बचपन से हम इमेजिन करते हैं कि एक इंसान है जिसको 12 फीट के स्विमिंग पूल में फेंक दिया है, अब उसे स्विमिंग आती नहीं है बट उसे फेंक दिया है, तो वो घबरा गया और उसे निकलते नहीं बना। तो ऐसे ही जब आप किसी को कोई मानसिक परेशानी में डूब जाता है तो वो मानसिक परेशानी उस समुद्र की तरह जिसके अंदर उसको डुबा दिया है, अब उसको निकलना नहीं आता। उसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे आपने बहुत सही कहा, कारण सोशल हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, कभी कभी वो पर्सनल हो सकता है कि इंसान खुद अपनी कमियों से बाहर नहीं आ पा रहा। कई बार बायोलॉजिकल हो सकता है उनके पिताजी को कोई मानसिक परेशानी रही हो। कई बार रिलेशनल हो सकता है, रिश्तों से। तो ऐसे 5 अलग अलग कारण होते हैं जिसमें से एक या सारे 5 कारणों की वजह से एक इंसान को मानसिक परेशानी हो सकती है। मैं आपसे प्रार्थना ये भी जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में एक पेशेवर के रूप में आपका अनुभव क्या है, क्योंकि आप मानसिक स्वास्थ्य को एक पेशेवर के रूप में ले रही हैं, आप एक पेशेवर साइकियाट्रिस्ट हैं और एक लंबे समय से आप काम कर रही हैं। आपने बेंगलुरु में पढ़ाई की है, आपने मुंबई में पढ़ाई की, और यहाँ भी आप आत्म प्रकाश फाउंडेशन के संस्थापक के बतौर लगभग 259 स्कूल्स में काम कर रही हैं। तो क्या अनुभव रहा है आपका? मेरा अनुभव ये रहा है कि बच्चों को या किसी भी इंसान को जब हम उसके मन को गतिविधियों, खेल कूद, गेम्स के ज़रिए सिखाते हैं तो उसके सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा हाई होती है, ना कि जब आप उसको बिठा के एक लेक्चर के माध्यम से कोई भी सब्जेक्ट, भले वो मानसिक स्वास्थ्य हो, वो साइंस हो, वो मैथ्स हो, पढ़ाते हैं। तो बच्चे की जो रुचि है अपने आप को जानने के बारे में, अपनी खुशियों को समझने के बारे में, एक्सप्लोर करने के बारे में, वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए इंटरैक्शन और एक्सपीरियंशियली, मतलब गतिविधियों की तरह बच्चों को सिखाना और पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये मेरे अनुभव का कोर रहा है। आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप बच्चों से इंटरेक्शन करती हैं, युवाओं से करती हैं, या कई बार बुजुर्गों से करती हैं? तो किस तरह की मुख्य समस्या आपके सामने आती है इस तरह से मेंटल हेल्थ के संदर्भों में? अगर मैं कोविड के बाद की, मतलब 2 सालों, पिछले 2-3 सालों को ध्यान में रखते हुए बात करूँ तो एक एंजाइटी एक परेशानी है जो लगभग हर एज ग्रुप में देखने को मिलती है, जहाँ पे इंसान घबराहट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता कि मेरे जो घबराहट हो रही है उसके पीछे कोई कारण नहीं है बट मैं घबरा रहा हूँ। तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा, और एक जो हम सब मानेंगे वो है नकारात्मक सोच, या बैठे बैठे बस सोचते रहना। तो ओवर थिंकिंग, मतलब सोच सही है बट बिना कारण के बहुत ही ज्यादा सोचते रहना भी। और जब भी हम सोचते हैं तो नकारात्मक सोचते हैं। अगर हमारे घर का कोई सदस्य देर रात तक घर नहीं आता तो हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि वो पार्टी एंजॉय कर रहा होगा, हमारे मन में ख्याल आता होगा एक्सीडेंट हो गया होगा और मर गया होगा, बिल्कुल, कहीं फंस तो नहीं गया, कहीं कार तो नहीं ठोक दी, डर से संबंधित। हाँ, कभी भी ये विचार नहीं आता कि वो अपने दोस्तों में बर्थडे पार्टी में गया है, भाई बच्चा तो एंजॉय कर रहा होगा, लेट हो गया होगा। तो ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि हम, बहुत ही दुख की बात है, हम लोग डर में ज्यादा जीते हैं ना कि सच्चाई में। सच्चाई कहती है कि एक बार चेक कर लें कि भाई कारण क्या है, लेकिन डर कहता है अरे अगर और मगर वाली जो कहानी है वो हमेशा डर की कहानी होती है। बट लेकिन बस वही, उसमें उलझ जाता है आदमी। आप और आपकी जो टीम है ये 259 स्कूल्स में जो काम कर रही है, तो ये किस तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं? आप स्कूलों में किस तरह की एक्टिविटीज में आप काम करते हैं? हम 3 मेजर स्तरों में काम करते हैं। सबसे पहला स्तर होता है जागरूकता। तो अलग अलग वर्कशॉप्स के जरिए, अलग अलग कार्यशालाओं के जरिए हम जागरूकता के ऊपर काम करते हैं। दूसरा संदर्भ होता है कि बच्चों के साथ बैठ के कुछ ऐसे लैब्स बनाना, कुछ एक रूम के अंदर इस तरीके से उस रूम को बताना कि बच्चा खुल के अपनी बात को बता सके और सही समय पर सही परेशानी का जो समाधान है वो पा सके। जैसे आपने बोला उस डॉक्टर, मेरे अभी भी दिल में है कि उसके अंदर ऐसा क्या आया होगा कि उसने अपनी जान खुद ले ली। वहीं पे अगर उसको एक ऐसी सेफ, एक ऐसी सुरक्षित जगह मिलती जहाँ वो एक इंसान को बता पाती कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। कितनी बड़ी दुनिया में आदमी इतना अकेला है, क्यों एक इंसान को अपने दबी हुई भावनाएं नहीं बता पा रहा क्योंकि उसे लग रहा है आप क्या सोचोगे। हम कितने लोगों से पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, बट एक भी ऐसा इंसान है जिसको हम सच में पूछना चाहते हैं कि भाई मैं तेरे लिए हूँ, तू बता तुझे कैसा लग रहा है, दिल से। क्या चाहता है, क्या तेरी परेशानी, क्या परेशानी, मैं हूँ,
शायद मुझे जवाब ना पता हो, इसलिए कहते हैं कि दोस्त होना चाहिए। दोस्त, और एक सच्चा दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ है और वो आपको सही सलाह दे पा रहा है, जिसके सामने आप अपना दिल खोल सके, मन की बात रो सके। हाँ। दोस्त वो महत्वपूर्ण होता है जिसने आपके आंसू देखे हो। हाँ। ये कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ। खैर, मैं एक सवाल ये भी आपसे करना चाहूँगा कि ये आपके सामने एक ब्राइट करियर बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकता था, लेकिन आपने ये मानसिक रूप से जो बीमार लोग हैं उन्हीं के क्षेत्र में जाने का क्यों तय किया? क्यों आपने ये करियर के रूप में चुना? किस बात ने आपको प्रेरित किया कि आप साइकेट्रिस्ट बने, आप मानसिक मनोवैज्ञानिक बने? दो मुख्य कारण थे। एक कारण मेरी जिंदगी से क्लोज है और दूसरा कारण ये कि 10 साल पहले मनोविज्ञान के बारे में इंदौर में बहुत लोग बात नहीं कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर। मैं साइकेट्रिस्ट या दवाइयों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पर जाके मानसिक स्वास्थ्य को लोगों तक पहुँचाने की बात कर रही हूँ। बहुत कम ऐसी संस्थाएं थी और मेरा दिल उस जगह पर, मुझे लगा कि कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे काम तो हम बहुत करते हैं, बट कौन सा काम ऐसा है जो करने की ज़रूरत है, तो उस काम को करने की ज़रूरत थी उस समय पर, इसलिए मैंने चुना। और दूसरा कारण ये कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई थी मुंबई के, और वो स्कूल में जब हम गए तो हमने देखा कि ऐसे एक दरवाज़ा लगा रखा था सर, और वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, एक बच्चा आया, वो गिरा, दूसरा उसके ऊपर गिरा, उसने उसको खूब उस बंद दरवाजे में कूट के मारा। फिर उसके 4 बच्चों ने और उसके कपड़े फाड़े, उन्होंने एक दूसरे को इतना मारा, और मैंने उस समय बस ये बोला कि वो मर जाएगा, उसको तुम छोड़ दो। तब उन्होंने छोड़ दिया। और मैंने सोचा, उनसे बात किया कि क्यों किया ये, तो बोलते मस्ती कर रहे थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर बात करें तो इंडिया में, मैं तो एमपी में भी नहीं बोल रही हूँ, इंडिया में इतने सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे मस्ती के नाम पे वायलेंस होता है। और वायलेंस किसी भी स्तर पर, हानि किसी को पहुँचाना किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है। बट बच्चों को सही गलत की पहचान नहीं है, उनको लगता है कि हम तो मजे कर रहे हैं, खून निकला, उनके लिए प्राइड की बात है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ मस्ती के नाम पर मजाक उड़ाना, हाँ, मस्ती के नाम पे बुलिंग करना, मस्ती के नाम पे उपहास उड़ाना, ये भी बहुत आम बात है। मतलब ये केवल स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं, बल्कि हमारे घर में भी हम व्यंग में, मस्ती में किसी आदमी की इतनी मजाक उड़ाते हैं, इतनी मजाक उड़ाते हैं। और ख़ासतौर पर हम शारीरिक तौर पर काला, गोरा, मोटा, पतला, गंजा, टकला, लूला, लंगड़ा, बहरा, इसको लेकर जो हम मजाक उड़ाते हैं, वो भी क्या हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है? बहुत ज़्यादा। ऐसा है कि आप एक पेड़ को अगर नरिश नहीं कर सकते, अगर उसको आप खाद, पानी और सन नहीं दे सकते हो, तो कम से कम उसकी जड़ें ना निकालो, है ना। तो मुझे लगता है कि हम जड़ें ही निकाल देते हैं और फिर हम बोलते हैं ये पेड़ उग नहीं रहा। कैसे उगेगा? हमने उसको ना कुछ पॉजिटिव बोला, ना हमने उसको सकारात्मक विचार दिए, ना हमने उसको पॉजिटिविटी दी, ना हमने उसको प्यार दिया। हमने बस ये सोचा कि ये तो उग नहीं रहा है। तो वो वाली बात तो ये इस तरह की एक आप इमोशनल लेवल, एक लैब, इमोशनल लैब की बात करती है। इमोशनल लैब क्या है? इमोशनल लैब, जैसे हर एक स्कूल में एक साइंस लैब होता है, एक मैथ्स, आजकल मैथ्स लैब, इंग्लिश लैब भी निकले हैं जहाँ पे बच्चे लिटरेचर सीखते हैं। हिंदी, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी लैब शुरू हिंदी बिल्कुल, बच्चों को हिंदी सिखाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरीके से हमने एक इमोशन लैब बनाया है जहाँ पे बच्चा अपने मन की बात को कर सकता है। ये इंदौर में भी खुला है, एनी बेसमेंट स्कूल के साथ मिलकर हमने खोला है, जहाँ पे हम लोग बच्चों के साथ बैठकर उनको अपने हृदय की बात वो बता सकें। अगर उनको वैचारिक तौर पे कोई परेशानी है तो वो उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट से, मनोवैज्ञानिकों से बातचीत कर सके और सही डायरेक्शन ले सके। साथ ही साथ अपने पीयर्स को, क्योंकि हम जानते हैं एडोलेसेंस में एक इन्फ्लुएंस भी होता है, एक जो साथी है वो दूसरे साथी से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कैसे कर सके, छोटी छोटी पॉजिटिव गतिविधियां स्कूलों में कैसे कर सके, इसके लिए हमने एक लैब को जैसे विदेशों में बहुत सारे एक रेस्टोरेंट होते हैं या जगह होती है जहाँ पे आप किसी को भी खड़े होकर गाली बक सकते हैं। इंदौर में भी एक रेस्टोरेंट खुला था जिसमें आप जाके कुछ भी तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, किसी को भी पंच करते हुए माँ बहन से उसको संबोधित कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके ऐसे ही इमोशनल लेबर है आपने, जिसमें आप कुछ भी, टीचर ने आपको बहुत अगर प्रताड़ित किया है तो टीचर की आप वहाँ पर जो है वो भड़ास निकाल लें। नहीं सर, ये जो हमने बनाया, यहाँ पे हमने 5 अलग अलग कॉर्नर्स बनाए हैं और हर एक कॉर्नर जो है ये साइकोलॉजी के एक डोमेन से निकल के आया है। तो जैसे एक कॉर्नर है पॉजिटिविटी का,
एक कॉर्नर है बिहेवियर अच्छा करने का, एक कॉर्नर है आर्ट का जहाँ पे बच्चा आर्ट के जरिए अपनी बात रख पा रहा है, एक कॉर्नर है जहाँ पे वो अपनी मन की बात लिख पा रहा है, जर्नल कर पा रहा है। तो ऐसे साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ पे अलग अलग तरीके से उस पूरे लैब को सेटअप किया है। स्कूलों में लाइब्रेरी होती है, कॉलेज में पुस्तकालय होते हैं, क्या वहाँ कुछ ऐसी किताबें, कॉमिक्स होनी चाहिए जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए, या आपको मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो कॉमिक्स होते हैं ये न केवल बच्चों को बल्कि युवाओं को और बुजुर्गों को भी काफ़ी हद तक रिलैक्स करते हैं और मेंटल पीस पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जब हम अवेयरनेस की बात जिससे हमने शुरू किया था कि जानकारी ही नहीं है तो आप उस अलग कैसे करोगे खुद को अपनी परेशानी से, उसी तरीके से हमने कुछ कॉमिक्स संस्था के अंदर बनाई हैं बच्चों के लिए, जो लाइब्रेरीज के अंदर बच्चों को मिलती है। और वहाँ पे अवेयरनेस करने के बाद बच्चा जब उसका मन थोड़ा दुखी हो, उसको लगे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि पॉजिटिव फील कर पाऊँ, वो उस कॉमिक की कोई किताब जैसे हम पढ़ते हैं वैसे उसको पढ़ के अपने साथी को या खुद की मदद कर सकता है। मैं जब छोटा था और मुझे जब कभी घर में डांट पड़ जाती थी या मेरे पिताजी मुझे, अगर मैं इंदौरी भाषा में बोलूं तो बढ़िया तरीके से कूट देते थे, लिटरली अच्छा जब ठोक देते थे मुझे, तो मैं निराशा भाव में अक्सर मेरे पास ऐसी किताबें होती थी, हंसगुल्ले या जोक्स या वो लोटपोट टाइप की, मैं तब वो पढ़ता था। और वो पढ़ने के बाद में 10-15-20 मिनट बाद में सामान्य होकर फिर वैसी ही मस्ती करने लगता जिसके लिए मैंने जूते खाए हुए थे। तो बच्चे को दिमागी तौर पर नॉर्मल करने के लिए ये चुटकुले, ये कॉमिक्स, ये मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे आप अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, वैसे ही बहुत सारे बच्चों ने हमें अपनी कॉमिक्स पढ़ने के बाद ये बताया है कि आज हमने सीखा कि और अच्छे तरीके से मस्ती कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने कैसे सीखा, एक किरदार है मंजीत, मन पर अपनी जीत पाना, मंजीत। अब वो मंजीत जब रास्ते में निकला तो उसको बहुत परेशानियां आई, कभी उसको पिताजी ने कूटा, कभी उसको कोई गुस्से लाल मिल गया जिसने उसको बहुत गुस्सा करा। अब इतनी सारी परेशानियों के बीच में मंजीत अपने मन का रास्ता कैसे बनाएगा और वो कैसे सामना करेगा अपनी परेशानी का, वो बच्चे को एक किरदार के तौर पे हमने समझाया है, जिससे वो ये समझे कि मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह की ये किताबें बहुत काम करती हैं। अब आप इसको, ये जो पागलों की दुनिया है, मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि 10 में 100 में से 98 लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार हैं या मेंटल हेल्थ की समस्याओं से घूम रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि दुनिया ही पागलों से भरी हुई है। और इस पागलों की दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं कि आप मुझ में एक पेशेंट ढूंढ रही हो तो भी मैं आपसे कहूँगा कि इस पागलों की दुनिया में आपने अपने लिए क्या भविष्य देख रही हैं? क्या भविष्य में अपने लिए तो नहीं, लेकिन संस्था और हम लोग सारे साथ में मिलके जो एक भविष्य देख रहे हैं वो सिर्फ एक शब्द में क्या सपने पूरा हो जाता है। आप में अगर आपके ड्रीम्स क्या हैं? वो ड्रीम एक शब्द में पूरा हो जाता है सर, वो है एम्पैथी। हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ पे हम सामने वाले की परेशानी को समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, अपने आप को 2 सेकंड के लिए सामने वाले के जूते में रखें और देखें उस पर क्या गुजर रही होगी। अगर आज मैंने किसी को कूटा तो उस पर क्या गुजर रही होगी, अगर मैं उसको काला या गोरा बोला तो उस पर क्या गुजर रही होगी। तो बस हम वो एक पल लेकर सामने वाले के लिए थमें और सोचें, यही दुनिया चाहिए। एक ऐसी दुनिया जिसमें अवसाद ना हो, जिसमें लोग मन खोलकर, दिल खोलकर बात करें, गठान ना बांधे, एक ऐसी दुनिया जो खुशनुमा हो और जिसको जज ना किया जाए। आज आप मेरे को अपने मन की बात बता रहे हो, सामने वाला बैठ के हंस रहा है कि ये देखो यार ये क्या रो रहा है, तो मतलब जज ना हो, आप समझे। बहुत जजमेंटल नहीं होना चाहिए आदमी को। हाँ। हमने देखा कि हमारे पास अक्सर, हमारे आसपास वो लोग होते हैं जो चौधरी बनकर, जज बनकर एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं कि ये कैसा है, ये ईमानदार है कि ये बेकार है। लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे जूदेव साहब, छत्तीसगढ़ के, वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो ये सारी जो दुनिया बनाना चाह रही हैं आप, इस दुनिया को बनाने के लिए पैसा भी चाहिए। बहुत सारा, आप सरकारी स्कूलों की बात कर रही थी, स्कूलों में आपको काम करना है, बच्चों को बीच में काम करना है, बुजुर्गों के में काम करना है और उस युवा टीम में काम करना है। आप IIM और IIT के युवाओं के साथ भी काम करती हैं, तो उन लोगों के में काम करने के लिए आपको वित्त प्रबंधन करना है, फाइनेंस मैनेजमेंट करना, वो सब कैसे हो पाता है? सर ये बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं दुखती नस पे हाथ रखने वाला प्रश्न है।
लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे डोनर्स हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत पैशन से सोचती हैं और वो मानती हैं कि अगर हम डोनेट करें, डोनेशन एक बहुत बड़ा ज़रिया है जिससे हम बच्चों की मदद कर पाते हैं, बच्चों को रोक पाते हैं कि वो नकारात्मक सोच और कभी कभी बहुत गंभीर कदम ना उठाएं। डोनेशन के साथ साथ कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उसके बाद हम साइकोलॉजिस्ट को स्कूल में प्रोवाइड करते हैं जिनसे ये लैब्स को सेटअप किया जा पाता है। अब दो देश की लब्ध प्रतिष्ठित जो शिक्षण संस्था हैं, IIM और IIT, टॉपर्स आते हैं, हाँ। जीनियस आते हैं, इनके साथ काम करती है। इनमें क्या ज़रूरत है? ये तो खुद ही टॉपर्स हैं, जीनियस हैं और इनके सामने एक बहुत ही सुखद संसार, सुखद भविष्य पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 4 साल 3 साल बाद इनको लाखों रुपए का पैकेज मिलना है, भारत छोड़ के ये विदेश चले जाएंगे। भारत के तो बहुत ही कम IIT और IIM वाले होते हैं जो भारत के लिए काम करते हैं। एक बड़े नेता ने तो ये भी कहा था कि IIM और IIT बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे पढ़ने वाले सब विदेश चले जाते हैं, देश का तो कुछ भला करते नहीं है। खैर, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, पर इतना ब्राइट फ्यूचर वाले लोगों को एक मनोवैज्ञानिक जरूरत क्या पड़ती है और क्यों पड़ती है? क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा था कि कामयाबी सबको हजम नहीं होती और साथ ही साथ बच्चों के साथ एक ये चीज़ होती है कि आज मैं दूसरी कक्षा से टॉप कर रहा हूँ, 5वीं में आया, 8वीं में आया, 10वीं में आया, 12वीं में आया, मैं पूरे समय टॉप करता रहा। उसके बाद मैंने 2 साल बहुत ही मेहनत करके, शायद मैं किसी से मिला भी नहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एक IIM या IIT को क्रैक करने की, तो मैं 1-1.5 लाख लोगों के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन अब जो 300-400 या 1000-1500 बच्चों के बीच में मैं आया हूँ, ये सारे टॉपर हैं। तो अब मेरी आइडेंटिटी क्या? अब मैं कौन? वही ना कि अब सारे नेताओं के बीच में मैं कौन सा नेता? तो ये सारे ही जो टॉपर्स हैं, इसमें मेरी क्या पहचान, मैं कहाँ अपने आप को स्टैब्लिश करूँ? और सब रिलेटिव है। अगर आप मुझसे बेटर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इसके कंपेयर में तो मैं नीचे आ गया। तो यहाँ पे दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग कल्चर से आते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ वाले साउथ बेल्ट में, साउथ वाले कहीं नॉर्थ बेल्ट में, उनके लिए एडजस्ट करने में दिक्कत। और सबसे आई थिंक एक और जो मेन कारण हो जाता है वो होते हैं रिश्ते। अभी तक तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, भावनात्मक तरीके से तो सोचा ही नहीं। अब यहाँ आके भावनाएं भी आ रही है, दोस्त भी पसंद आ रहे हैं, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा। किसी से बोल नहीं पाते तो रिश्ते भी टूटते हैं, जुड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इतनी बड़ी दुनिया में आदमी भावनात्मक रूप से अकेला क्यों हो जाता है? हमारे अपने लक्षण, हमारी अपनी आदतें, ये दुनिया ही इतनी निष्ठुर है, इतनी घटिया है, इतनी कठोर है कि ये निकाल कर बाहर फेंक देती है, अलग थलग छोड़ देती है। 2 कारण जो मुझे अभी आ रहे हैं। एक तो कि इंसान बोलता नहीं है कि मुझे परेशानी है, वो सोचता है कि मैं हिम्मत वाला हूँ और मुझे नहीं है और मैं खुद लड़ूंगा। वो खुद ही जो है वो दारा सिंह बना रहता है। दारा सिंह, उसको कहना ही नहीं है कि भाई मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद कर दें। दूसरा, इसको कमजोरी की तरह देखा जाता है। आज अगर मैं बोलूंगा तो तुम्हें लगे मैं कमजोर हूँ तो मुझे एडवाइस दोगे। ऐसे ही वही स्विमिंग पूल, एक बहुत बड़ा तालाब है, उसके अंदर आप गिरे हो, सब साइड में खड़े होकर बोले बाहर निकलो बाहर निकलो। उसको भी पता है बाहर निकलना है, उसको तरीका नहीं आ रहा और उसको तरीका दिखा भी नहीं रहा। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से दुनिया कठोर नहीं है, बट एक इंसान मदद मांग भी नहीं रहा और उसको पता भी नहीं कि मदद की जरूरत कब पड़ गई है। थोड़ी थोड़ी परेशानी सबको होती है, लेकिन इट्स लाइक कि थोड़ी थोड़ी शक्कर तो सब कम खाते हैं, लेकिन डायबिटीज हुई तो जाना ही पड़ेगा। बट डायबिटीज के लक्षण ही नहीं पता होंगे तो कैसे जाओगे? मुझे एक बात अक्सर मैं कहता हूँ, उन्होंने पढ़ा भी है, क्या प्रतिभा आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है? आपका टैलेंट, आपका शार्प होना, आपका इंटेलिजेंट होना ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है? साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जो लोग सामान्य हैं, औसत हैं, वो मज़े में रहते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत कामयाब आदमी है, शिखर पर है, अपनी फील्ड का बादशाह है, वो उतना ही परेशान है, उतना ही अकेला है, उतना ही फ्रस्ट्रेटेड है। रात में नींद नहीं आती सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि सुबह सेंचुरी मारना है। सुनील गावस्कर ड्रेसिंग रूम में बात नहीं करते थे बैटिंग पे जाने से पहले, क्योंकि सेंचुरी मारना है। अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं है कि कोई शो वो जब जा रहे हो शूटिंग करने के पहले तो कोई उनसे बात करे, उनको फ़ोन करे। तो क्या बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, लता मंगेशकर ने कहा कि मैं अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं होना चाहता। तो क्या प्रतिभा, टैलेंट ही आपका दुश्मन है? दुश्मन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। हमें उस प्रतिभा के आसपास जो परेशानी है उसे डील करने की टेक्निकें पता होनी चाहिए।
अगर हमें टेक्निकें पता है तो हम डील कर लेंगे। जब स्पोर्ट्स एकेडमी होती है ना सर, तो उसके अंदर भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जो आर्मी, जहाँ पे आप असली में लड़ रहे हो, दिमाग में नहीं लड़ रहे हो, असली में लड़ रहे हो, वहाँ पे सबसे हाईएस्ट रिक्रूटमेंट्स होते हैं साइकोलॉजिस्ट के। क्यों? क्योंकि वहाँ सिखाया जाता है कि तकनीकें क्या है मानसिक रूप से मजबूत होना जिससे बहुत हम जरूरी है। मजबूत हो। तो आप एक फील्ड में मजबूत हो सकते हैं, वो एक्टिंग हो, वो पढ़ाई हो, वो जॉब हो, लेकिन आपको पूर्ण रूप से मजबूत होने की जरूरत है, जो हमारी और भारतीय खासकर संस्कृति दिमागी और भी कहती है, भावनात्मक रूप से। जो हमारी संस्कृति भी कहती है कि तो आप पूर्ण प्रतिभा दुश्मन नहीं है आपकी। दुश्मन नहीं है, दुश्मन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकती है। और आपके ऊपर है आप क्या ज्यादातर है। प्रतिभाशालियों की जो मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है या उनको मैंने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश, मुझे लगा कि प्रतिभा ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। जैसे अगर हम गांधी जी को देखें या सुभाष चंद्र जी को देखें, तो सर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लक्ष्य को रखा खुद की बढ़ोतरी। मतलब मैं अगर ग्रो हो रहा हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने एकाग्र में अगर बड़ा हो रहा हूँ, तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी ज़रूरी है, वो भी करूँगा। लेकिन अगर हम काम को ही सब कुछ बना लें, तो अगर काम ऊपर होगा तो हम भी ऊपर हो जाएंगे, काम नीचे होगा तो हम भी नीचे हो जाएंगे। लेकिन इंसान की अपनी ग्रोथ जो है वो हमेशा सबसे ज़रूरी होती है, जो वो भावनात्मक और इमोशनल तौर से समझ और सीख पाए। क्या आपका जो फील्ड है, आप विचारों को शुद्ध करके, विचारों को परिष्कृत करके, विचारों को सुधार कर, सकारात्मक बनाकर मरीज को ठीक करती है। और जो मेडिकल वाले डॉक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम पागलों का डॉक्टर बोलते हैं, वो दवाइयों के जरिए ठीक करते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीका कौन सा है बीमारी से पार पाने का? जो मरीज के काम आ जाए। अगर मरीज के काम आ जाए कि उसको दवाई देके वो ठीक हो जाएगा, तो वो सही है। अगर वो बातचीत, उसको दवाई से परेशानी है तो मुझे दवाई दोगे तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन बातचीत करके अपने दवाई से खुद को मुझे नींद बहुत आती है, नींद बहुत आती है, साइड इफेक्ट है, मुझे नहीं लेना। लेकिन अगर मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, मैं अपने मन को खोल के बोल पा रहा हूँ और खुद ही सोचने की क्षमता रख पा रहा हूँ कि मैं इससे निकल जाऊंगा, मुझे मदद चाहिए, तो वो उनके लिए बेहतर है। और अधिकतर केसों में दोनों का तालमेल और सम्मेलन, जहाँ पे दवाइयाँ भी ली जा रही हैं और साथ ही साथ टॉक थेरेपी या मनोवैज्ञानिक से भी कंसल्ट किया जा रहा है, वो भी काफ़ी हेल्प करता है। बहुत धन्यवाद प्रार्थना शर्मा, आपका बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। मानसिक मजबूती के लिए, मानसिक स्वास्थ्य की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि कुछ अच्छे दोस्त रखिए, दिल खोलकर हंसिए, दोस्तों के सामने दिल खोलिए, डॉक्टर को आपके दिल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।